नंबर यहाँ पर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला विकल्प लिखा हुआ है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। यही वाला विकल्प आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिनका भी जवाब क्वेश्चन नंबर पहले का ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां मिला। चलिए यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर यहां पर क्या होगा। पूछा गया सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां मिला, और यहां पर देखिए जवाब दिया जा रहा, जो कि बताया जा रहा, सुरकोटदा। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। जिनका भी विकल्प नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए आपको बताना, नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत द्वारा मिलती है। चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपको यहां पर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा। और यहां पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, राइट आंसर देखिए यहां पर आ चुका है, बिल्कुल सही है ना। यहां पर देखिए बताया जा रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का बिल्कुल सही है, यहां पर बता रहे हैं। हाँ अभिलेखों के द्वारा, बिल्कुल सही है, अभिलेखों के द्वारा, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार जो है किनके संपर्क के बाद प्रारंभ हुआ था। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। और यहां पर भी देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर के यहां पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, मेगा स्थनीज ने, नहीं पश्चिमी भारत में एक सेकेंड, हाँ पश्चिमी भारत में यहां पर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का जो प्रचार है किनके संपर्क के बाद प्रारंभ हुआ था। तो यहां पर आंसर आपका होगा ईरानियों के संपर्क के बाद, ईरानियों के संपर्क के बाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था। बताइए किसने कहा था पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, और बिल्कुल देखिए यहाँ पर सही जवाब दिया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका पूछा गया है, तो यहाँ पर मेगा स्थनीज ने कहा था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, आदि काव्य की जो संज्ञा है किसे दी जाती है। यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए बिल्कुल सही है, रामायण बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। हाँ ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए आपको बताना है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। और यहां पर देखिए बताया जा रहा है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, बिल्कुल सही है। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर बताइए, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का जवाब देना है। हाँ यहां पर बताइए, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं। 8 नंबर यहां पर बता रहे हैं, सबसे प्राचीन अभिलेख जो आपके हैं, है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। हाँ यहां पर देखिए कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा। सम्राट अशोक बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, अशोक लगा देंगे, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, प्राचीन काल में किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है कहां पर मिलता है। देखिए प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में आपका अंगुत्तर निकाय दिया होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर भगवती सूत्र नहीं दिया होगा, तो फिर आप अंगुत्तर निकाय लगाइएगा। अगर अंगुत्तर निकाय भी है, भगवती सूत्र भी है, तो फिर आपको दोनों वाला लगा के आना है। इस चीज को विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, अंगुत्तर निकाय देखा, नजर में पड़ा, अक्सर किताबों में कई प्रश्न पूछा भी गया है, तो सभी लोग इसी को मार देते हैं। लेकिन अगर भगवती सूत्र भी दिया है, तो फिर आपको ए और बी दोनों वाला सही लगाना होगा। इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से, गलत नहीं करना एग्जाम में। अगला प्रश्न बताइए, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, और जवाब आ चुका है, कह रहे हैं जेम्स प्रिंसेप, है ना, बिल्कुल सही है, जेम्स प्रिंसेप यहां पर होगा, ऑप्शन नंबर प्रिंसेप होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर बताइए, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं।
11 नंबर का कह रहे हैं महर्षि पाणिनि, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर लिखा है सप्त सहस्त्री संहिता उपनाम ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है ना। सहस्त्री संहिता उपनाम यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 12 नंबर में, तो ये आपका महाभारत का है, ठीक है ना। महाभारत यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों के द्वारा सुमेलित करिए। एक तरफ आपके अभिलेख हैं, दूसरी तरफ शासक हैं। जैसे पहला विकल्प है आपका यहाँ पर हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख खारवेल, प्रयाग स्तंभ लेख पुलकेशिन द्वितीय और ऐहोल अभिलेख समुद्रगुप्त है। यहाँ पर देखिए मैचिंग कराइए, यहाँ पर आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हाथी गुफा जो अभिलेख है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका है खारवेल से, ठीक है ना, शासक संबंधित है। अगर हम जूनागढ़ की बात करेंगे तो ये आपका है रुद्रदामन है आपका। प्रयाग स्तंभ लेख की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ वैसे भी आपने समुद्रगुप्त सुना ही होगा, 80 का चौथा है। और ऐहोल अभिलेख की बात करेंगे पुलकेशिन द्वितीय। आंसर जाएगा 2143 के साथ। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहां पर पूछा गया सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण, पहला ही विकल्प आपका सही होगा। चलिए 15 नंबर का देखिए जवाब देना है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, बताइए। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा वेद। विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। बिल्कुल सही जवाब है, वेद हिंदुओं का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय जो संगीत है ना, ये किस वेद में देखने को मिलता है, ये हमने कई बार बताया है। सा से क्या होता है, सा फार सामवेद, ठीक है ना, बस ऐसे याद रखो, संगीत सामवेद। मैचिंग करा लीजिएगा, जहां मैचिंग कर जाए समझ जाओ वही वेद है। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहां पर मिलता है। महावीर के अगर हम जीवन कृत्यों की बात करेंगे तो ये विवरण आपको देखने को मिलेगा भगवती सूत्र में। आंसर आपका यहाँ पर विकल्प आपका ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। और यहां पर देखिए 18 नंबर का जवाब आ चुका है, किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। 18 नंबर कह रहे हैं काऊ गाय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, बहुत बार कराया है। और भारतीय पुरातत्व की जब जनक की बात करते हैं तो आंसर जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे। किस प्रकार से दफनाते थे आपको बताना है। तो दफनाते थे ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पहला ही विकल्प आपका सही होगा। और यहां पर बताइए किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, बताइए किसे, कौन से युग को, है ना, चालकोलिथिक युग कहते हैं, पूरा पाषाण युग को कहते हैं कि नव पाषाण युग को कहते हैं, या ताम्र पाषाण को कहते हैं या लौह युग को। तो यहाँ पर जवाब अगर आपका है ताम्र पाषाण युग तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है, ताम्र पाषाण युग को ही हम चालकोलिथिक युग कहते हैं। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। और यहाँ पर बताइए उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। कौन सा स्थल है जो इस समय वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो 22 नंबर के यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है मेहरगढ़, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट आंसर देखिए सभी का आ रहा है। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, निम्नलिखित में से आमरी संस्कृति का उद्भव जो है ये कहाँ पर हुआ था। आमरी संस्कृति की अगर हम बात करेंगे इसका उद्भव कहाँ हुआ था, तो इसका उद्भव हुआ था आपका सिंध में हुआ था, सिंध, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही होगा। यहां पर बताइए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है किसके कार्यकाल में हुई थी। यहां पर देखिए आपको बताना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। उस समय देखिए वो तो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम तो चलो ठीक है, लेकिन उस समय जो वायसराय थे ना आपके कौन थे बताइए। चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। हाँ कनिंघम तो चलो ठीक है ना, लेकिन कार्यकाल की बात हो रही है किसके कार्यकाल में हुई थी, है ना,
किसके कार्यकाल के समय में हुई थी? तो ये आपका था लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग होना चाहिए था, है ना। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था आपका ये, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो आपके लॉर्ड कैनिंग नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग कर लीजिए, यहाँ पर कैनिंग होना चाहिए था, है ना। लॉर्ड कैनिंग होना चाहिए था। इस प्रश्न को करेक्ट कर लीजिए, है ना, लॉर्ड कैनिंग होगा। यहाँ लॉर्ड कर्जन लिख गया, इसको करेक्ट कर लीजिए, लॉर्ड कैनिंग वाला सही होगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग होगा, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आंसर होगा गुफाओं के शैलचित्र। गुफाओं के शैलचित्र यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 26 नंबर का देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, और 26 नंबर का यहाँ पर जवाब आ चुका है, भीमबेटका। बिल्कुल सही आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। जिनका भी जवाब 26 नंबर का सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, और राइट प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ये एमपी में पड़ता है, रायसेन, है ना। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर राइट आंसर बताना क्या होगा? उस स्थल का नाम बताइए जहां स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन के जो प्रमाण मिले हैं, कहां पर मिले हैं? यहाँ पर देखिए आपको आंसर देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, और बिल्कुल देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ चलिए, काफी लोगों के जवाब आ गए, अलग अलग आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब आपको बताना है क्या होगा? मेहरगढ़, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 28 नंबर का देख ले रहे हैं, किसका किसका डी आया है। बहुत लोग डी मारे हैं, सभी का डी है लगभग। हाँ सही है ना, बिल्कुल सही आंसर है, एग्जाम के प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए, प्रथम मानव जीवाश्म में भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था आपका नर्मदा घाटी से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है ना। 30 नंबर देखिए आपको बताना है, सिंधु जो सभ्यता है किस युग से संबंधित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग। आदि ऐतिहासिक युग यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। देखिए, जिस काल में आपने देखा होगा कि लिखित विवरण तो मिलते हैं, लेकिन उनका हम अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिए, आप देख सकते हैं। जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है, जिसका लिखित विवरण ही नहीं मिलेगा, वो काल होता है प्राग ऐतिहासिक काल। तो अब तो याद हो गया अच्छे से, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है? उसमें कोई लिखित विवरण आपको मिलेगा ही नहीं, लिखित नहीं मिलेगा। जैसे पाषाण काल इसका एग्जाम्पल है आपका प्राग ऐतिहासिक काल का। हमने कहा जिस काल के लिखित विवरण तो मिल गए, अब उनको उनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका, मतलब वो पढ़े नहीं जा सके, मिल तो गए लेकिन पढ़े नहीं जा सके, तो उसको हम बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, ये सब आपके आदि ऐतिहासिक में आएगा। और जिस काल से लिखित साक्ष्य मिले और स्पष्ट विवरण भी मिल गया, उनको पढ़ भी लिया गया अच्छे से, उनको बोलते हैं ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे आपने महाजनपदों के बाद के काल पढ़े, है ना, ये सब आपका हो गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। और अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका है ना, धौलावीरा की अगर हम बात करेंगे, तो ये वीके थापर नहीं थे, ये तो आपके कौन थे आपके? धौलावीरा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके थे, ये आर एस बिष्ट थे शायद, है ना। तो यहाँ पर आपका यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब है आपके, है ना, यही वाला होगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर होगा, देख लीजिए सभी कह रहा है। नहीं नहीं, सुर कोटदा तो सही है, जीपी जोशी तो आपका सही है ना। जगपति जोशी जिसे कहते हैं, ये तो आपका सही है।
धौलावीरा की जो आपकी खोज है, जगपति आपका जोशी ने किया था ना धौलावीरा। ऑप्शन नंबर डी होगा, डी भी सही है। धौलावीरा तो देखिए बोला गया कौन सुमेलित नहीं है ना, सुमेलित वाला जब पूछा गया है तो यहाँ पर जो आपका है ना, देखिए धौलावीरा की जो खोज है 1967 में आपके जगपति जोशी ने किया था, ये तो सही बात है ना। और यहाँ पर वीके थापर लिखा, यही वाला आपका नहीं है। देख लीजिए किसी गलत इसमें नहीं होना चाहिए, कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी लोथल, ये जीपी, सुरकोटरा है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो डी हो रहा है, डी आपका होना चाहिए। देखिए सुरकोटरा जो है इसकी तो आपकी जगपति जोशी ने किया था, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर डी कन्फर्म है, बिल्कुल है, सही है। आगे बढ़ते हैं, यही सुमेलित नहीं था, ठीक है ना, डी होगा, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समय लगता है, किसी डाउट है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, यहाँ पर बताइए। तो सबसे बड़ी इमारत की बात करेंगे तो अन्नागार थी, है ना, अन्नागार थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। आ गया जवाब। 33 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं लोथल होगा। अच्छा ठीक है, मान लिया लोथल सही है। अच्छा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, ये इस समय पाकिस्तान में, ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में, ठीक है ना, ये पाकिस्तान में है। और लोथल आपका कहाँ पर है, लोथल लोथल आपका कहाँ पे, गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है ना, ये गुजरात राज्य में है। गुजरात यूपी में, अपने देश में ही पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है। देखिए कोई भी प्रश्न, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, और परीक्षा अब आपका नजदीक है तो इस वजह से एक भी रॉन्ग प्रश्न नहीं पढ़ना है। कहीं भी डाउट हो क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन गलत आपको नहीं पढ़ना है। हड़प्पा कालीन स्थल जो है रंगपुर किस राज्य में स्थित है, बताइए। हड़प्पा कालीन रंगपुर किस राज्य में स्थित है। जवाब आ गया, रंगपुर बता रहे हैं, कह रहे हैं गुजरात में स्थित है। गुजरात में, देख लीजिए 34 नंबर, सभी का सही होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। अच्छा यहाँ पर बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अभी हमने बताया था पाकिस्तान में कौन कौन से बताया था, अभी अभी जस्ट बताया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बताया था, तो बस हड़प्पा वाला लगा दीजिए। अभी हमने हड़प्पा बताया था और मोहनजोदड़ो बताया था, ठीक है ना, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। लोथल गुजरात में है ना। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा बताइए कमेंट करके कहाँ पर है ना। कालीबंगा जो है कौन से राज्य में स्थित है, कमेंट करके बताइए। 35 नंबर, फिर हम आगे बढ़े। कालीबंगा बताइए स्थल कौन से राज्य में है, जल्दी से बताइए फिर हम आगे बढ़े। कालीबंगा, कालीबंगा, जल्दी से कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाएं। 36 नंबर, कालीबंगा बताइए, कालीबंगा। राजस्थान, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राजस्थान होगा। लोथल गुजरात में है ना, कालीबंगा। मान लो प्रश्न एक बन ही जाए कि कालीबंगा स्थल कौन से राज्य में, तो क्या बताएंगे, राजस्थान। अगला प्रश्न बताइए, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे ना, ये पशुपति की करते थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ पे मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। और अगला प्रश्न बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। अब ऐसी कौन सी धातु से जिनको उनको ज्ञान ही नहीं था। तो तांबा से उनको ज्ञान था, सोना भी जानते थे, चांदी भी जानते थे, बट लोहा नहीं जानते थे, है ना, लोहा नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आप लगा दीजिए। अगला प्रश्न बताइए, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित शब्दों में से किसका, है ना, पत्तन नगर था। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपको बताना है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसका पत्तन नगर था। है ना, यहां पर क्या होगा,
हाँ, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किसका पत्तन नगर बंदरगाह था? तो यहाँ पर देखिए 39 का जवाब आ गया, कह रहे हैं सिंधु घाटी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। नहीं नहीं, सिंधु घाटी यहाँ पर सही होगा, सिंधु घाटी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताइए हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर है कपास बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, 40 नंबर का सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा बताइए। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राखी गढ़ी, ठीक है ना। राखी गढ़ी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कहाँ चला गया, ये है ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राखी गढ़ी है। अच्छा, राखी गढ़ी है कहाँ, कौन से राज्य में? मान लो राखी गढ़ी मान लो पूछ लिया कि किस राज्य में, तो कौन से राज्य बताएंगे, इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। राखी गढ़ी कौन से स्टेट में है? अगला प्रश्न बताइए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर बताइए किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना जो किसकी मूर्ति थी? तो ये थी आपकी नृत्य करती हुई मूर्ति, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, यहाँ पर बताइए 43 नंबर। हाँ 43 का जवाब आ चुका है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से, हरियाणा बता रहे थे। राखी गढ़ी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। राखी गढ़ी कहाँ पे था? हरियाणा। सभी लोग कमेंट किया करिए, है ना, जितने भी लोग लाइव है सभी लोग कमेंट किया करिए, उससे तैयारी देखिए आपकी बहुत अच्छी होती है। और सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग विश्वास करते थे वो मात्र शक्ति में करते थे। कौन शक्ति में करते थे? मात्र शक्ति में। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है ना, रंगपुर की बात हो रही है, और रंगपुर तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, सौराष्ट्र में, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सौराष्ट्र में, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है आपका धौलावीरा से, विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत पर पहला जो विदेशी आक्रमण है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सही होगा बी नंबर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर देखिए आपको नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ना। यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा, और यहां पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर यहां पर बताया जा रहा है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ह्वेनसांग बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अगला प्रश्न बताइए, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका बोगज कोई से, है ना, बोगज कोई से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, पूरा पाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए बताइए, पूरा पाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब पूरा पाषाण काल का जो मुख्य व्यवसाय था ना, शिकार करना था। वो शिकार करते थे, और शिकार करके क्या करते थे, कंदमूल फल खा के अपना पेट भरते थे, है ना। तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है ना। 51 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 51 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और जवाब हमारे बीच आ चुका है। 51 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और 51 नंबर कह रहे हैं सी नंबर होगा, पाटलिपुत्र। अब देखिए पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पर तृतीय बौद्ध सभा आपकी आयोजित की गई थी, ठीक है ना, तृतीय।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। लोथल से जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो आपके युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्निवेदिका। रोपड़ से जो प्राप्त वस्तुएं हैं, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता। कालीबंगा से जुते हुए खेत हैं, अग्निकुंड है आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष अध्यक्ष जो आपके थे मोगली पुत्र शिष्य थे, जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से आपने देख लिया कि कौन कौन से आपके किससे क्या संबंधित आपका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमने लिख दिया है थंबनेल में पहले ही, कितने प्रश्न है, जो लिखते हैं उतने ही है ना। थंबनेल में देखिए लिखा होगा, टाइटल में भी लिखा हुआ है कितने प्रश्न है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। 52 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो 52 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है सर जॉन मार्शल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर जिनका भी आ रहा है जवाब, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर बताइए, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण ऋक्षस्थान है के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। किसके मूल पाठ हैं। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। ये विकल्प आपके दिए गए हैं। और 53 नंबर के यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पर आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यजुर्वेद बिल्कुल सही आंसर आपका है। हाँ, सारी क्लासों को शेड्यूल आपको शाम को अभी बता देंगे थोड़ी देर में, है ना। सारी क्लासें आपके बता देंगे, अभी क्लास कर लीजिए, बस थोड़े ही प्रश्न है, सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे कि कौन सी क्लास कब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं वेद और उनके ब्राह्मण जो है निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद यानी ऐतरेय ब्राह्मण और कोशित की ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद यानी यजुर्वेद ही तो आएगा ऑप्शन, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामवेद में पंचविश ब्राह्मण है, अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करना है। और एक तरफ आपके हड़प्पा स्थल है, दूसरी तरफ स्थितियां हैं। मांडा कहाँ पर है, दैमाबाद कहाँ पर है, कालीबंगा कहाँ पर है, राखीगढ़ी कहाँ है। अभी राखीगढ़ी की हमने चर्चा किया तो आप लोगों ने कहा था हरियाणा में, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो डी नंबर का देख लो दूसरा कहाँ है। अरे ये तो बिल्कुल कमाल हो गया, कमाल हो गया। डी का सिर्फ एक ही विकल्प में दिया था, 3412, बस हो गया। 3412 बिल्कुल सही जवाब है। 54 नंबर का सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कहाँ से मिले हैं। 55 नंबर, तो 55 का जवाब यहाँ पर होगा धौलावीरा, ठीक है ना, धौलावीरा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए 56 नंबर का जवाब देना है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, पहला ही विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है ना। ये भी देखिए एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न, अभी हाल ही में पूछा गया था। तो ऋग्वेद में जो है ना किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ इंद्र, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। सिंधु घाटी जो सभ्यता है की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है। 58 नंबर का देखिए कमेंट करिए। और 58 का जवाब हमारे बीच आ गया है। 58 का कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ है सर्वप्रथम किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, मतलब कहाँ पे हुआ था। वस्त्रों के लिए जो कपास की जो खेती का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम किया था, किस देश ने किया था। मिस्र में हुआ कि मेसोपोटामिया में हुआ कि मध्य अमेरिका में हुआ कि भारत में हुआ। तो आंसर जाएगा भारत के साथ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल यहाँ पर कौन सा है। अगर भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल की बात करेंगे तो आपका धौलावीरा है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। 61 नंबर का देखिए जवाब देना है। वेदों के जो गद्य प्रकरण है वो क्या कहलाते हैं, तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु का जो अंकन है हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है, तो वो आपका हो जाएगा घोड़ा, बाकी सब मिलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में तो कई एग्जामों में पूछा गया है। बताइए कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं धौलावीरा, बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, धौलावीरा। याद रखिएगा 3 भागों में आपका क्या ये विभक्त है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताइए मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन से जानवर का चित्रांकन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका गैंडा है,
भैंसा है, हाथी है, बाघ है और हिरण। याद रखेंगे, गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ और हिरण, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर पूछा गया बहुत ही आसान प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कह रहे हैं 18 है, बिल्कुल सही है ना, 18। अगला प्रश्न बताइए, यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का जो ज्ञान है वो किसमें मिलता है? ठीक है ना, अभी संगीत वाला बताया था, संगीत किसमें आपको देखने को मिला था? सामवेद में, साफर सामवेद संगीत। अब यहाँ पर यज्ञ संबंधी पूछा गया है, जब यज्ञ संबंधी पूछेगा तो यहाँ पर लगाइएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी। सबसे प्राचीन अगर वेद पूछ ले तो ऋग्वेद। अगला प्रश्न बताइए, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख देखने को मिलता है? कौन सा वैदिक साहित्य है? तो आंसर जाएगा उपनिषद, विकल्प नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? बताइए, वेद शब्द का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान से, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर पूछा गया, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम के अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, एक होता है अवरोही होता है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, और आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पर देखिए 69 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? पहले ब्रह्मचर्य, फिर घर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल किया करते थे उसे हम मतलब उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे बलि, कहते थे बलि। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? देखो वेद त्रयी कहा गया है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कौन से तीन वेद हैं संयुक्त रूप से उनको वेद त्रयी कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, याद रखेंगे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? 72 नंबर का देखिए, अगर जवाब देना है क्या होगा, तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो आपका दूध था और उसके उत्पाद थे। अगला प्रश्न बताइए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे आसान प्रश्न है ये वाला प्रश्न किसी गलत नहीं होना चाहिए। सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला प्रश्न बताइए, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कौन से वैदिक ग्रंथ में मिलता है? 74 नंबर का। तो ये आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, ऋग्वेद। ऋग्वेद यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित यहाँ पर बताइए, चार वेदों में से किस वेद में वशीकरण, वशीकरण का वर्णन मिलता है? वशीकरण है ना, वशीकरण के बारे में देखिए किस वेद में मिलता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आंसर जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही है। बहुत लोग सामवेद, सामवेद में संगीत है, वशीकरण आपका अथर्ववेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से यहाँ पर बताइए उनका पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो किसे माना जाता था? आंसर जाएगा बृहस्पति के साथ, विकल्प बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? आंसर जाएगा 77 का, विकल्प नंबर सी, बोगज कोई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा, बोगज कोई। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत की अगर हम बात करेंगे तो यह जय संहिता, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। गोत्र शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम हुआ था, गोत्र शब्द की अगर हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम, ये आपका ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद आपका हमने बताया सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है किस नदी किनारे लड़ा गया था? 10 राजाओं का जो युद्ध है किस नदी किनारे लड़ा गया? तो याद रखिएगा वो नदी का नाम था आपका परुष्णी नदी। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। 80 नंबर का आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में, है ना, किस वेद में? तो आंसर आपका जाएगा अथर्ववेद, विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है आयुर्वेद अर्थात जीवन का जो विज्ञान है का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है
ये कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है आपका अथर्ववेद में। आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका सही होगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो ये आपके अग्नि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 83 नंबर का आपका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र निम्नलिखित किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। यहां पर बताइए, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी जो कुबा है ये कहां पर है? ये आपके अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है एवं निर्माण यानी ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? बताइए, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण जो है किस दिन हुआ था आपका ज्ञान की प्राप्ति? 86 नंबर बता रहे हैं, वैशाख पूर्णिमा। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। महात्मा बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? है ना, महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके थे शाक्य वंश से। कौन से वंश संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शाक्य वंश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, त्रिपटक क्या है? यहाँ पर बताइए त्रिपटक क्या है? तो त्रिपटक क्या है? ये आपका एक क्या है बताइए? बौद्ध साहित्य। बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म में संबंधित है आपका ये। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहां पर बताइए आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम कौन थे? 89 नंबर बताइए। तो आलार कलाम याद रखिएगा, ये महात्मा बुद्ध के क्या थे? गुरु थे आपके। ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? एशिया का। तो आंसर क्या होगा? 90 नंबर का जवाब देना है। और बिल्कुल सही जवाब है, कह रहे हैं गौतम बुद्ध को। बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध को यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर बताइए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता है किसने किया था? तो ये किया था आपका महाकश्यप ने किया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले जो बौद्ध दार्शनिक थे उनका नाम था नागार्जुन। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? वैसे जन्म सभी को पता है लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन कौन सा अभिलेख इसकी पुष्टि करता है? तो अभिलेख का नाम है रुम्नी देई स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? 94 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है। हाँ बिल्कुल सही है। कौन से कुल में हुआ था? ये कुल का नाम है ज्ञात्रक, है ना, ज्ञात्रक कुल में हुआ था। आंसर आपका बी नंबर सही होगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो बताइए। उस समय महाजनपद चलते थे आपके, तो किस राज्य में हुआ था? तो 95 का आंसर यहाँ पर बता रहे हैं मल्ल। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर बताइए, सप्तवर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? सप्तवर्णी गुफा की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपकी राजगृह में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहां पर दी गई थी? 97 का आंसर बताइए। हाँ 97 में यहां पर बताया जा रहा है और यहां पर कह रहे हैं वैशाली में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कह रहे हैं बिल्कुल सही है, श्रावस्ती में दिए थे ना। बिल्कुल सही है ना। राइट आंसर यहाँ पर श्रावस्ती लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी। हाँ पहला सारनाथ में और सर्वाधिक श्रावस्ती। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत क्या है ना? ये आपका जैन धर्म से है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? जैन धर्म का है स्यादवाद सिद्धांत। 99 का सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बताइए, महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई?
किस काल में बनाई गई थी? यहां पर देखिए जवाब आ चुका है, कुषाण काल बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कुषाण काल में बनाई गई थी। यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा 100 नंबर का, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके टॉप 100 प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं प्राचीन इतिहास का।